हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि ज्ञान बिंदु का ये डबल स्टार वाला जो बैच है ये है, और ये इसका ये तीसरा का सेट है। देखिए कि डेट आपका 18/10 अभी तक 6-7 ही आया है, तो ये देखा जाएगा, डेली बेस पे देख लिया जाएगा। और सैटरडे और संडे को ही आता है, सप्ताह में 1 या 2। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल जीके प्लान से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का है, और इसे अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए कि 9/9 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ गुना का चिन्ह है, 9 + 9 है, और नीचे में भी 9/9 और गुना और प्लस 9 दिया गया है। तो इसे अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए कि 9 तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसे इन दोनों को गुना कराएंगे तो यहाँ पे भागा आ जाएगा, और 9 × 81, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा, और प्लस 9 नीचे देखिएगा कि आपका 9 से 9 सीधा काट दिया जाए तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो नीचे 18 आ जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 से कटेगा 81, तो कितना हो जाएगा, 1/9, 9 बार में ही जाएगा, और प्लस में 9 है, और नीचे कितना है, 18 है। अब इसे 9 × 81 1 82, तो कितना हो जाएगा, 82 बटा में 9 और नीचे 18 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व किया जाए तो 82 हो जाएगा, और नीचे 9, तो ये गुना में आ जाएगा, और यहाँ पे 18 है। तो इससे अगर काटा जाए तो देखिएगा कि इसको काटेंगे तो 41 हो जाएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा। तो 9 × 81, तो देखिए कि 41 और बाटा में आपका 81। पेन सही नहीं है, इसीलिए सही से नहीं चल रहा है, इसीलिए मैथ बनाते भी नहीं है। देखिएगा कि इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, 41/81। अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था, 3 सेक्टर इकोनॉमी प्रारूप में समग्र मान क्या होता है। तो ये बंद अर्थव्यवस्था का एक प्रारूप है, और इसमें देखिएगा कि सी का मतलब क्या हो जाएगा, तो सी का मतलब कंज्यूपेशन हो जाएगा, यानी उपभोक्ता। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और जी का मतलब जो दिया गया है तो जी का मतलब गवर्नमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी सरकारी खर्च। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। और बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, ये जो सूत्र है ये बंद अर्थव्यवस्था का है। और बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी और देश के साथ उसका बिजनेस ना चलता हो, व्यापार ना होता हो, यानी कि निर्यात और आयात बंद हो। और खुली अर्थव्यवस्था का मतलब पूरे विश्व में उसका निर्यात आयात होता हो। तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग, तीसरा का नंबर। इसमें क्वेश्चन तीसरा का में पूछा जा रहा है, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि कब लाया गया, क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि बी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसके बारे में थोड़ा और देखिएगा कि जो ये सुधार है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लाया जाता है। और ये क्यों लाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये लाया गया था कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, तो ये इसका मेन चीज़ है। और थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा कानून था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे, अगर वो सरकार के खिलाफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन अगर शक है कि वो सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको जेल में डाला जा सकता है। इसका विरोध काफ़ी होता है भारत में, और इसी विरोध के तहत देखिएगा कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 का होता है। तो इसके बारे में डिटेल में देखा जाएगा आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और ये बंदरगाह है, और कौन कहाँ पे है इसके बारे में देखना है। देखिए कि भारत में अभी 13 ऐसा बंदरगाह है जो राष्ट्रीय स्तर का माना जाता है। ऐसे बंदरगाह तो बहुत सारा है। इसमें अगर मिलान किया जाए तो न्यू मंगलूर ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कर्नाटक में है, तो ये याद रखेगा। तो एक का आपका 2 सही है, तो ये आपका कट गया। एनोर जो है, ये एनोर कहाँ पे है, तमिलनाडु में, तो ये आप याद रखेगा। तो बी का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। और दहेज जो है ये आपका गुजरात में पड़ेगा, और पारादीप जो है ये उड़ीसा में पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे। ये एकदम गलत है, तंत्र मंत्र में विश्वास करता था लोग, तो ये आप याद रखेगा। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही कथन पूछ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, तो एक जहाँ पे है वो गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। और दूसरा का देखिए कि संध्यावासी पुनर्जन्म में विश्वास करता था लोग, ये भी एकदम सही है। उन लोगों का जो कब्र है, कब्र के साथ में देखिए ये थाली और बहुत सारा खाने पीने का चीज़ रखा जाता था, तो इससे सिद्ध होता है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है लोग। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और इसमें देखिएगा कि आपसे पूछा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार डैश होता है। ओम के नियम के अनुसार डैश होता है। आप देखिए कि ओम का सिंबल ऐसे होता है। अब इसमें आंसर में देखा जाए कि क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया है नियत ताप, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये सही है। नियत ताप पे विभवांतर ये हो जाएगा। और इसके बारे में देखा जाए तो V बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र आता है V बराबर आपका RI, और यहाँ पे R क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का ये सिंबल है। तो R बराबर कितना हो जाएगा, तो V बटा V मतलब विभवांतर, I मतलब इलेक्ट्रिक, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है तो एम्पियर हो जाएगा, तो ये आप वोल्ट हो जाएगा और ये आपका एम्पियर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा और इसके बराबर ओम होता है। ये ठीक से लिखा नहीं पा रहा है, ये आपको दिक्कत दे रहा होगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। विटामिन दिया गया है और डिजीज यानी उससे बीमारी होने वाला। तो विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो रतौंधी होता है। तो ए का आपका 3 हो जाएगा, तो ए का 3 देखेंगे तो ये कट गया और ये भी कट गया। विटामिन B1 के कमी के कारण कौन सा विटामिन होता है, तो देखिएगा कि थायमिन की कमी होता है और बेरी रोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा 4th हो जाएगा। तो बी का आपका 4th सही है, तो ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और विटामिन सी के कमी कारण स्कर्वी या सूखा रोग, और विटामिन डी के कमी कारण रेक्टियस हो जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम समझें तो देखिएगा कि विटामिन ए को रासायनिक नाम या बायोलॉजिकल नाम रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, और जीरोथेल्मिया भी बीमारी इसके कमी के कारण होता है। B1 को बोला जाता है आपका थायमिन, और इसके कमी के कारण बेरी रोग होता है, तो ये तो अभी इसमें देखें हम लोग। B2 देखिए विटामिन B2, इसे बोला जाता है राइबोफ्लोमिन, और किलोसिस बीमारी होता है इसके कमी के कारण। और बी देखिएगा कि सी का इसका स्कर्बिक अम्ल है ये, तो ये याद रखिएगा। एंटी कैंसर भी हो जाता है, इसका बहुत सारा बीमारी हो जाता है इसके कमी के कारण। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, इसे रेक्टियस बीमारी हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। विटामिन डी के कमी से बच्चों में रेक्टियस यानी कि वो सूखा रोग हो जाता है, और वयस्कों में ऑस्टियोमालाइसिस हो जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। हाल ही में AI संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाहे थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। तो फायर सैटेलाइट स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च व्हीकल के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। स्पेस एक्स देखिएगा कि ये अमेरिका का आपका एजेंसी है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और भारत का कौन सा है, इसरो है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है 25 करोड़, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो सूक्ष्म अगर उद्यम का बात किया जाए तो आपका 2.5 करोड़ से पहले 1 करोड़ था, 2.5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है टर्नओवर। और लघु देखिएगा उद्यम जो 25 करोड़ से लेके पहले 10 करोड़ था, अब 100 करोड़ कर दिया गया है। और मध्यम उद्यम 125 करोड़ से लेके 500 करोड़ कर दिया गया है, तो ये आपको जरूर याद रखना है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर, और इसमें देखिएगा कि मुगल काल में शासन तंत्र के सुसंचालन के लिए अकबर द्वारा 4 मंत्री पद सृजन किए गए थे। मंत्री और उनके विभागों को सही सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे सही सुमेलित करना है। तो देखिएगा वकील दिया गया है पहला में। देखिए कि वकील जो होता था ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था, और वहीं पे देखेंगे कि जो वजीर होता था ये राजस्व और वित्त विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी किसे बोला जाता था, तो सैन्य विभाग का प्रमुख। और सद्र और सुदूर ये धार्मिक कार्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर देखिए कि 1 का आपका 2 हो जाएगा, और बी का आपका 1 हो जाएगा, सी का 4th, डी का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कितना 10 नंबर क्वेश्चन था, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इसका चेंज करना है। दिया गया है माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर ए वॉच,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। प्लीज़ ब्रिंग मी वॉच साइड माई सिस्टर, यानी कि एक घड़ी खरीद दीजिए, ये बोल रही है उसकी बहन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है और इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित खोजना है, यानी कि 3 गलत होगा, 1 सही होगा। तो देखिए कि यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये कथकली नहीं होगा, ये यक्षिणी से ये है, कर्नाटक में जो है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद देखिए कि अपर्णा सतीशन, ये उड़ीसा, ये भी नहीं होगा। केचिपुरी महापात्र, ये कुचिपुड़ी, ये भी नहीं होगा। माधुरी अम्मा मोहिनी अट्टम, ये एकदम सही है। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा अगर हम बताएं तो देखिए कुचिपुड़ी या आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ओडिसी तो ओडिशा का हो जाएगा, कथकली ये केरल का हो जाएगा, मोहिनी अट्टम ये आपका मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का होता है। तो ये आपका याद रखना है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का होता है। और ये सत्रिया जो है ये असम का हो जाएगा। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, मणिपुरी का होता है। तो 8वां हम बता दिए, आप जरूर याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप बी याद रखिएगा। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और यूनेस्को के द्वारा 36वें सम्मेलन के दौरान 3 नवंबर 2011 को इसे दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कथन दिया गया है 3 गो और उस पर विचार करना है और सही कथन चुनना है। जब भी कथन वाला है सबसे पहले ये देखिए कि सही या गलत चुनना है। तो देखेंगे लोग, चलिए इसका देखा जाए। मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तु एवं सेवाओं को कीमत स्तर पर वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है। तो ये एकदम सही है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट का मतलब क्या हो गया, तो जिसे समझिए कि मान लीजिए कि एक पाव रोटी है जो आपका 5 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। अब यही पाव रोटी आपको 10 रुपये में मिल रहा है, तो क्या हो गया कि मुद्रा आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो यानी मुद्रा का कीमत गिर गया। तो ये आपका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। दूसरा का है मुद्रास्फीति के विपरीत अस्फीति होता है। तो ये भी सही है। और थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में आपका इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है और सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। 1 का आपका 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 तो सभी में दिया है। मूल का तब ये सोवियत संघ, वर्तमान में रूस हो जाएगा। तो बी का आपका 4 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 15 का। और देखिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है, जापान से। और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्यायालय निर्णय ये आपका कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा और हम इसके बारे में देख लिया जाए यहाँ पे। तो देखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिया गया है, लगभग 295। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है। और न्यायपालिका, राज्यपाल, कार्यपालिका ये सब यहीं से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए समवर्ती सूची लिया गया है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से देखिए संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय और संसदीय विशेषता ये सब लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र से राष्ट्रपति पे महाभियोग और मूल अधिकार लिया गया है। न्यायपालिका का स्वतंत्रता ये भी लिया गया है। सोवियत संघ से तो हम लोग देखे हैं लोग। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया गया है और मूल कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन जो आर्टिकल 32 में दिया गया है ये आपका लिया गया है। और फ्रांस से देखिए कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श वाक्य लिया गया है। जर्मनी से राष्ट्रीय आपातकाल लिया गया है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका दीफू द्वारा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी सही है। देखिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसका आपका उत्तरी क्षेत्र पड़ेगा। अरुणाचल का हिमालय का विस्तार भूटान हिमालय से लेकर पूर्वी दीफू द्वारा तक हुआ है और यहीं पे तीनों देश लगभग मिलता है लोग। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है। तो देखिएगा थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियंग नगर में हुआ था, ये एकदम सही है। उसके बाद कार्ल मार्क्स हीगल और एंगल्स के विचारों से प्रभावित था, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। कार्ल मार्क्स ने 1866 में दास कैपिटल की रचना की, ये आपका गलत है।
द्वैधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, ये भी सही है। तो देखिए कि 5 मई 1818 को जर्मनी में राइन प्रांत में ट्रीगल में ये इसका जन्म हुआ था। और दास कैपिटल को समाजीवादियों की बाइबल भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। 1867 में इसका रचना हुआ था, 66 में नहीं, तो 1 साल बाद। तो ये आपको याद रखिएगा, बाकी ये तीनों सही है। और देखिए कि इसका कार्ल मार्क्स का अगर सिद्धांत का बात किया जाए तो द्विधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, राजविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना किया, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। तो ये सभी सिद्धांत दिए। कार्ल मार्क्स ऐसे व्यक्ति थे, भौतिकवादी भी थे और अर्थशास्त्री भी थे, और देखिए कि ये समाज वैज्ञानिक भी थे। तो ये सभी थे इनके अंतर्गुण। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें एक तरफ आंदोलन दिया गया है, एक तरफ उसके आंदोलनकर्ता दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए कि एक का आंदोलन मदारी पासी और सहरेब के द्वारा ये लाया गया था। तो एक का राइट आंसर देखिएगा, सॉरी एक का आपका 4 हो जाएगा। तो ये तो तीनों कट गया, हम लोग को एक ही मिला है तो मिल गया। बिजौलिया का हो जाएगा चरण ब्रह्मदेव, और बारदोली सत्याग्रह तो आप जानते ही हैं सरदार पटेल, यहीं पे इनको सरदार की उपाधि मिला था। तेभागा आंदोलन कंपा राम सिंह हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डैश होता है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि सी सही हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका बी सही है, ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसा होता है, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। इसमें देखिएगा कि हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला, तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, नीताशी गोयल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसके बारे में देखा जाए तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो जयपुर में किया गया। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की राजधानी है। संस्करण कौन था, 25वां संस्करण था, तो ये याद रखिएगा जरूर। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव जो लापता लेडीज की थी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये आपका कार्तिक आर्यन हो जाएंगे, भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निशांती गोयल लापता लेडीज के लिए, और बेस्ट डेब्यू जानकी बोरीवाला को दिया गया था शैतान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला में श्रेया घोषाल और पुरुष में जुबिन नौटियाल हो जाएगा। और देखिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राम संपन्न लापता लेडीज, और देखिए सर्वश्रेष्ठ गीत प्रशांत पांडे लापता लेडीज में ही इनकी गाना है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। सेबी का स्थापना कब हुआ था, तो 12 अप्रैल, थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए सब, 12 अप्रैल को हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को। और सेबी का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए ये किया गया था, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो एक्सचेंज के लिए ही ये स्पेशल किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। हेड क्वार्टर आपका मुंबई में पड़ेगा, तो ये जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है 23वां नंबर क्वेश्चन, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें आपका विशेषण बताना है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा प्रवासी क्या है ये विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता क्रम पे है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका बी सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लिया जाए कि वरीयता क्रम देखिएगा तो प्रथम स्थान पे राष्ट्रपति आते हैं, तो ये याद रखेगा। हम बोल देते हैं, आप या लिख लीजिए या याद रखेगा, या इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, सबसे अच्छा है। और उपराष्ट्रपति दूसरे का नंबर पे, प्रधानमंत्री तीसरे का नंबर पे, राज्य के राज्यपाल चौथे नंबर पे, भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वें नंबर पे, 5 के क में आ जाएंगे प्रधानमंत्री, 6ठा नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये सब आपको याद रखना है, इतना याद रखिएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि डल झील स्थित है, तो डल झील कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा डल झील। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, तो ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा आप ये बताइए कि सबसे खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है।
सबसे ज़्यादा खारा पानी वाला तो सांभर झील हो जाएगा राजस्थान में, लेकिन सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो कौन सा है ये आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि सी हो जाएगा, बाउलिंग हो जाएगा। तो ये बाउलिंग से संबंधित है। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग, और इसमें देखिए पूछा जा रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है और कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है। तो सही सुमेलित हम लोग को चुनना है। देखिए चंपारण सत्याग्रह प्रथम भूख हड़ताल, तो ये प्रथम भूख हड़ताल नहीं था। खेरा आंदोलन देखिए प्रथम असहयोग आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1917 में हुआ था, और ये देखिए कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। तो यहाँ पे सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग तो ये कट जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह होने का कारण क्या था? 3 कठिया प्रणाली, जिसपे देखिएगा कि यानी कि 75% हिस्सा पर नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था। और एक और कारण था ताकाबी ऋण। तो ये देखिएगा कि पहले ही ऋण दे दिया जाता था भूमि पर, जिसके कारण किसान मजदूर जो होते थे लोग मजबूर हो जाते थे लोग कि वो नील की खेती ही करें। तो ये 2 आपको याद रखना है। तो ये आपका गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और बी भी गलत हो गया। तो हम लोग का तो आंसर डी मिल गया, और डी में देखिएगा केवल 2 सही है। तो खेरा सत्याग्रह देखिए प्रथम असहयोग आंदोलन, तो ये एकदम सही है। खेरा आंदोलन गांधी जी के सहयोगी वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल भी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अहमदाबाद मजदूर मिल, ये देखिए कि अहमदाबाद जो मजदूर मिल है ये प्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था, और ये 1918 में हुआ था। तो ये याद रखना है। और देखिएगा कि अहमदाबाद मजदूर गांधी जी के सहयोग में अमलालाल साराभाई की बहन अंसुरिया भी बेन थी, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इस प्रकार 27 का राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है निम्न में से किन रचनाओं यानी पुस्तकों ने मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि 28 का। तो मुद्रा राक्षस तो आप जानते ही हैं कि ये किसका लिखा है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, और ये सही है कि मौर्य काल के बारे में बताता है। गाथा सरित सागर, ये भी सही है, सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, सोमदेव, तो ये भी सही है आपका। और उसके बाद देखिएगा कि बृहत कथा मंजरी, तो बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, और ये भी मौर्य काल के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, और ये मौर्य काल के बारे में स्पेशल बताता है। ये उनके पॉलिटिक्स के बारे में यानी कि सामाजिक शास्त्र हो गया, और राजनीतिक शास्त्र के बारे में बताता है। तो अर्थशास्त्र नाम रखने से ये मत समझिए कि सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में बताता है। तो ये चारों आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त तो डी सही हो जाएगा। और भी किताब है जैसे अष्टधायनी है पाणिनि का, ये व्याकरण से संबंधित है। जो नीति शास्त्र देखिएगा ये कामंदन का है, गुप्तकालीन राजाओं से संबंधित है। मृक्ष का टिकम ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। हर्षचलित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, और हर्ष के काल में ये उस समय के बारे में बताता है। रामचरित संध्याकर नंदिनी के द्वारा लिखा गया है, और ये बंगाल के शासक के बारे में बताता है। राजतरंगी सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है, और ये कश्मीर के राजाओं का क्रमिक बताता है कि कब कौन कौन राजा है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग, 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित समाधि स्थलों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा स्थिर नहीं है दिल्ली में? ये पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली में कौन सा नहीं है। तो देखिए कि राजघाट जो है ये महात्मा गांधी का है, और ये नई दिल्ली में है। तो ये आपको एक क्रम से बता दें, उसके बाद ये आंसर तो आप खुद ही देख लीजिएगा। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है, जो नई दिल्ली में है। और देखिए शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी के है नई दिल्ली में। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, ये भी नई दिल्ली में है। और अभय घाट मोरारजी देसाई, ये अहमदाबाद में है। वीर भूमि जो देखिए कि राजीव गांधी, ये नई दिल्ली में है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह नई दिल्ली में। उदय भूमि के आर नारायण नई दिल्ली। और महाप्रयाण घाट ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, जो पटना में है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का अहमदाबाद में है। समता स्थल जगजीवन राम नई दिल्ली में है। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, ये मुंबई में है। एकता स्थल ज्ञानी जैन सिंह, ये नई दिल्ली में है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, ये नई दिल्ली में है। और सदैव अटल, ये अटल बिहारी वाजपेयी का है, नई दिल्ली में है। अब इसमें आप देखिएगा कि आप खुद ही मिलान कर लीजिएगा कि कौन सा नई दिल्ली में नहीं स्थिर है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा महाप्रयाण घाट, ये आपका नहीं है। और नारायण घाट ये नहीं है। किसान घाट और विजय घाट तो है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 3 और 4 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, और इसमें देखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है?
तो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हाइड्रोमीटर में तरल जो पदार्थ होता है उसका घनत्व मापा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और देखिएगा कि ग्रेविमीटर में देखिए किसी विशिष्ट स्थल का गुरुत्वाकर्षण मापा जाता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण मापता है ग्रेविमीटर। और उसके बाद देखिएगा कि हाइग्रोमीटर है, ये आपका वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापता है, यानी वायुमंडल में कितना आपका पानी है उसको मापता है। फाइडोमीटर देखिएगा कि ये समुद्र की गहराई मापता है, तो ये आपको याद रखना है। एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है। बैरोमीटर वायु दाब मापता है। ये ओडोमीटर देखिएगा कि किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है, तो ये प्रमुख इसके मापन यंत्र है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। इसमें देखिए प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका सी सही हो जाएगा, विक्षेपण बोला जाता है। देखिएगा कि प्रकाश के अवयवी कणों में विभाजन की घटना को विक्षेपण कहते हैं। और श्वेत प्रकाश के अवयवी रंग में देखिएगा कि आपका VIBGYOR ये हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये याद रखिएगा। प्रिज्म पर आपतित किरण, प्रिज्म से जब देखिएगा कि जब ये जैसे ये अगर प्रिज्म मार दिया जाए तो किरण जाएगा, तो ये 7 भागों में ये बढ़ जाता है, 7 किरणों में, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, और इसमें देखिए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है 32 में। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रक्षाबंधन के अवसर पर ये मनाया गया है, और वृक्षों को भी रक्षाबंधन बांध के उनकी सुरक्षा के लिए ये कामना किया गया है और सुरक्षा करने का प्रयत्न किया गया है। तो ये अभी आप याद रखिएगा। 13 अगस्त को मनाया गया, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। हाल ही में भारत सरकार के किन 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को 9 रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि IROCTC और IRFC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कि भारतीय रेलवे कैंटीन एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC और भारतीय रेलवे का वित्त निगम IRFC को हाल ही में भारत सरकार द्वारा 9 रत्नों का दर्जा दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3 रत्नों में बांटा गया है। 9 रत्न एक हो जाएगा, मिनी रत्न हो जाएगा, स्मॉल रत्न हो जाएगा, तो इसमें बांटा जाता है उसके इकोनॉमी के आधार पे। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। अच्छा ये तो हो गया 33 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई आकृति को भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो ये तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये ए मान लीजिए, ABC कोण हो गया, उसके बाद आप DEF मान के और ये सब निकाल सकते हैं कि कितना हो जाएगा, तो आसानी से ये आप बना सकते हैं। इसका राइट आंसर 16 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है। बिहार की भूमिगत संरचना के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? तो अगर सबसे पुरानी चट्टान की बात की जाए तो देखिए कि राजगीर और मुंगेर का जो क्षेत्र है ये सबसे पुरानी चट्टान है। मुंगेर में सोने का खान अच्छा खासा मिलेगा। देखिए कि दक्षिणी पठारी संरचना दृष्टि से बिहार की सबसे प्राचीनतम संरचना है, और उत्तरी भाग में नवीन जलोढ़ मैदान सबसे नवीनतम संरचना होगा। तो बिहार का अगर मैप देखा जाए तो थोड़ा सा हम अगर आपको समझाएं तो ये देखिए कि ऐसे है। तो यहाँ देखिए कि ये जो उत्तरी भाग है यहाँ हर साल बाढ़ आता है, और बाढ़ आने के कारण यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये नया मिट्टी बनाता है। और जो दक्षिणी भाग है इस साइड का, तो इधर देखिएगा कि आपका बाढ़ नहीं आता है, इधर सूखा का ज़्यादा समस्या रहता है जो झारखंड के साथ लगा हुआ है। तो इधर देखिएगा कि ये सब पुरानी मृदा का निर्माण हुआ है, जिसमें आपका जमुई आ जाएगा, रोहतास आ जाएगा, भागलपुर, गया, ये सब आ जाएगा। और इधर खनिज का मात्रा अच्छा खासा मिलेगा। इधर कृषि के भूमि के लिए ये बहुत अच्छा ये है। इधर खनिज नहीं मिलता है अपवाद को छोड़ के, बाकी यहाँ पे खनिज ज़्यादा मिलेगा, और ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उपजाऊ भूमि इधर बहुत ज़्यादा है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। AI तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर देखिए है कि सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF हो जाएगा। तो ये AI सूचकांक तैयारी करता है, तो ये याद रखिएगा। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है
केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा संथानन समिति। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानन समिति की सिफारिश पर किया गया था और 1964 में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। इसमें 37 के बाद 38 नंबर, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क देखिए कि हडसन नदी के तट पे है। ऊपर नदी और उसके ऊपर बसे हुए नगर के बारे में देखे हैं लोग, तो यहाँ पे छोड़ दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं था? तो देखिए कि नौजवान सभा जो है, इसका नौजवान सभा में चंद्रशेखर आजाद शामिल नहीं थे, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसके स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसमें यशपाल और छबीललाल दास महत्वपूर्ण व्यक्ति थे लोग, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का चयन करना है। तो देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण पृष्ठभूमि में भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में हुआ था। देखिए कि ये आपको बोल रहा है दक्षिण पश्चिम, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये दक्षिण होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, तो ये गलत है। सिंधु सभ्यता में मंगोलियाई प्रजाति के लोग सबसे अधिक थे, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता में, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के सबसे ज़्यादा व्यक्ति थे लोग, तो ये भी गलत हो गया। और अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलियाड, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी विस्तार दैमाबाद है, ये एकदम सही है। तो गलत ही बताना है हम लोग को, तो 1 और 2 गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका अगर चौहद्दी का बात किया जाए तो देखिए कि ये अगर हम मान ले चौहद्दी, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूर्वी भाग हो जाएगा और ये पश्चिमी भाग हो जाएगा। तो देखिए कि उत्तर में मांडा नदी याद रखना है। मांडा ये अब सूख गया है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, तो ये आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में सबसे अंतिम छोर था। और उसके बाद इधर आ जाइए, उत्तर गया तो दक्षिण में, तो ये दैमाबाद जो था ये सबसे दक्षिणी था, तो ये आपको याद रखना है। दैमाबाद किस नदी पे? तो गोदावरी नदी के तट पे था। हालांकि उस नदी का नाम अभी सूख गया है वो नदी, लेकिन गोदावरी नदी मान लीजिए, उसी का गोदावरी का ही एक नदी था जो छोटा नदी था लेकिन सूख गया है। ये आपका पश्चिमी देखिएगा, तो ये सुतका गेडोर हो जाएगा, ये जो पाकिस्तान में पड़ेगा, सुतका गेडोर। और ये द्रास नदी पे था, तो ये आपको याद रखना है। और इधर देखिएगा कि आपका पूर्वी जो भाग है, ये आपका आलमगीरपुर यूपी हो जाएगा, आलमगीरपुर। और ये हिड्डन नदी पे था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये चौहद्दी जरूर याद रखिएगा, दैमाबाद, गोदावरी नदी, और ये सभी नदी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 7 जनवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन है 41 के बाद 42 नंबर। इसमें देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये गुटर ब्लोचेस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका ब्रोमियन हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, ब्रोमीन। तो ये आप याद रखिएगा, जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है। और पारा जो देखिएगा कि एक असामान्य धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहता है, जो Hg इसका सूत्र है। तो ये आप याद रखिए, ये सोडियम, ये क्लोरीन का है, तो ये तो इससे लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन देखिए कि ये कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पेंक्रियाज से, जो अग्नाशय हिंदी में बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंसुलिन एंडोक्राइन उत्तक की बीटा कोशिकाओं की स्रावित होने वाली हार्मोन है, और इंसुलिन रक्त शर्करा को कम कर देता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या आ जाएगा? डिग्नी के जगह पे
तो इसका राइट होता है नीरस होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रेरी हो जाएगा, ड्रेरी यानी सूखा। तो ये भी आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 के बाद 46 नंबर, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर सी सही है, दाऊद खां करानानी। तो ये आपको याद रखना है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो देखिए कि सार्क, अगर सार्क के बारे में देखा जाए तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये आपसे पूछेगा। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क का जो सचिवालय है वो काठमांडू यानी नेपाल में पड़ेगा। और देखिए सार्क के सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश आ जाएगा। इसका स्थापना 6 जून 1947 को बैंकॉक घोषणा के तहत किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका तिब्बत जो है इसमें नहीं आएगा। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 47 के बाद 48 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका संसद की कार्यवाही की वैधता का जांच करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये याद रखिएगा कि आपका किसके लिए संबंधित है। अनुच्छेद 20 का अगर बात किया जाए तो देखिए कि ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 120 हो जाएगा। और वहीं पे देखिए कि अनुच्छेद 105 का अगर बात किया जाए तो ये संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। तो ये आपका 105 आर्टिकल में दिया गया है। और 112 आर्टिकल में संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। तो ये चारों अनुच्छेद आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो घूर्णन की दिशा का अगर बात किया जाए तो पश्चिम से पूर्व के दिशा में है। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये तो आप पहले से भी पता है कि 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। इसका अगर विषुवतीय व्यास अगर देखा जाए, विषुवत रेखा किसे बोला जाता है? तो ये आपका पृथ्वी हो गया। और पृथ्वी के बीच में से एक रेखा गुजरता है जिसे विषुवत रेखा, विषुव रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री आप देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अगर व्यास देखा जाए तो 12,756 किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा 12,756 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा घूर्णीय व्यास है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले इसका गणना कौन किया था? तो इरेस्टोनिस ने किया था। तो ये आपको याद रखना है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो देखिए घूर्णन मतलब क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे ये घूमता है। जैसे लट्टू देखे होंगे कि लट्टू घूमता है, वैसे ही ये अपने अक्ष पे घूमता है। और भ्रमण का क्या हो गया कि ये पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाता है, उसी को परिभ्रमण नहीं भ्रमण बोला जाता है। तो ये याद रखना है। और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट समय लगता है। तो ये याद रखिएगा। इसकी जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि आप आसमान में सैटेलाइट पे हैं, तो जब अंतरिक्ष में देखिएगा तो अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है। और ऊपर जाके जब हम लोग पृथ्वी को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है पानी के कारण। और उसके बाद देखिए छोटा छोटा बहुत सारा कण होता है, पार्टिकल, तो जिस पे प्रकाश पड़ता है तो वो भी पानी के कारण नीला, परिकरण के कारण नीला दिखाई देता है। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 49 के बाद 50 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्लेनियस वंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक मास्टर वीडियो जरूर लेके आएंगे विश्व इतिहास का। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। लेखक दिया है और पुस्तक दिया है और मिलान करना है। तो अगर मिलान किया जाए तो देखिए कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा आईने अकबरी लिखा गया है। तो इसमें देखिएगा कि अकबरनामा दिया गया है। तो एक का आपका बी हो जाएगा। तो एक का बी अगर मिलान करेंगे तो ये तो कट गया। उसके बाद देखेंगे इनायत खान के द्वारा शाहजहांनामा लिखा गया है। तो 2 का आपका डी हो जाएगा। तो ये भी कट गया। अब देखेंगे अब्दुल हमीद लाहौरी। तो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा पातशाहनामा लिखा गया है। तो ये एक हो जाए, ए हो जाएगा 3 का। तो 3 का है, तो ये भी कट गया। और अबुल फैजी महाभारत का फारसी अनुवाद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 51 का। देखिए दारा सिको ने भगवत गीता और उपनिषद के फारसी में अनुवाद कराया था। तो दारा सिको जरूर याद रखिएगा। दारा सिको कौन रहता है? तो
शाहजहाँ का पुत्र रहता है बड़ा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण का कौन सा उदाहरण है, तो नमक का घोल ये समांगी मिश्रण है। समांगी विलयन की संरचना पूरे घोल में एक समान होती है, जबकि विषाम्य मिश्रण की संरचना एक समान नहीं होती है। अगर देखिए कि गंदे पानी, ब्रेड और कंक्रीट के घटक घोल समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, जबकि चीनी के पानी में पूरी तरह चीनी जो होता है सभी जगह समान रूप से घोल मिल जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। साधारण नमक एक रासायनिक यौगिक है और तेल भी एक यौगिक है। दूध एक क्लोराइड है, तो ये आप याद रखिएगा, ये एक विषाम्य मिश्रण है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा, तो 66, 36, 18 दिया गया है। तो देखिएगा कि अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग देखें तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 में 6 से गुना किया जाए तो 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 दिया है। 3 में 6 से गुना करेंगे तो 6 3 18, यहाँ में 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। तो देखिए कि इससे बोला जाता है संयोजिक इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कि अक्रिय गैसों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है और हीलियम एकमात्र ऐसा गैस है जिसके बाहरी कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको याद रखना है। ऑक्टेन नंबर के सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऐप ऋण वितरण सेवा शुरू की है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका बी हो जाएगा, रूपी 112, तो ये आपको याद रखना है। देखिए कि रूपी 100 भारत की पहली पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऐप ऋण वितरण सेवा शुरू है। इस सेवा के माध्यम से उपयोगकर्ता व्हाट्सएप के माध्यम से 5,000 से लेकर 1 लाख तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया AI या ML तकनीकों पर आधारित है, जिससे ऋण आवेदन और वितरण त्वरित और पारदर्शित होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें हम लोग देखेंगे लोग। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने SpaceX के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरटेल और जियो के द्वारा यह किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर और इसमें पूछा जा रहा है एक्स के स्थान पे क्या आएगा। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ 7, 11, 20 दिया है, तो अगर 7 यहाँ पे है और इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 7 और 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 11 और 3 और 9 हो गया, तो 20 हो गया। इसमें 4 का स्क्वायर जुड़ेगा, एक क्रम से चल रहा है, तो 16 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर, और उसके बाद इसमें 20 जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा। रीजनिंग का अपना एक पैटर्न होता है और उसी अनुसार चुनना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर और इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है शीशम, सागवान, महुआ किस प्रकार के वन के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्णपाती वन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए कि यह भारत के सर्वाधिक भूभागों पर पाए जाने वाला वन है और इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सागवान, सील, शीशम, चंदन, महुआ, सेमल, सहतूत के इन वृक्ष वनों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक अंतर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होता है, जो कि बिहार ये सब क्षेत्रों में ये सामान्य बात है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम ये आपका है, जिसपे आपका 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है, बाकी सभी जगह लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए पंचायती राज व्यवस्था पूर्वोत्तर के भारत, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होते हैं। पंचायती राज विकास ग्रामीण विकास के लिए एक त्रिस्तरीय प्रशासनिक है, जिसमें जिला, देखिए जिला और क्षेत्र और गाँव के स्थानीय स्वशासन स्थापित किए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए कि अनुच्छेद 243 के में बताया गया है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज लागू नहीं होंगे, तो ये आपको याद रखना है 243
के एम में। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? तो स्वतंत्रता का वृक्ष का अगर बात किया जाए तो ये आपका श्रीरंगपट्टनम में लगाया गया था, जो कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले लगाया गया था। तो ये याद रखिएगा। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाया था और स्वतंत्रता का वृक्ष यहीं पे लगाया। हैदर अली ने स्वतंत्रता, देखिएगा कि स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके बारे में हम लोग आधुनिक भारत में डिटेल में पढ़ेंगे लोग। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे लोग। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में और देखा जाए कि इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई। हालांकि निर्वाचन शब्द यहाँ पे देखिए कि कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन निर्वाचन पद्धति स्टार्ट हुआ और विधान परिषद को सार्वजनिक हित के विषय में 6 दिन पूर्व सूचना देकर यहाँ पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये याद रखिएगा। और थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो 1909 का अधिनियम देखा जाए कि इसके द्वारा बजट में बहस के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। यानी कि इसके बाद ये जो आता है तो इसमें और अधिकार बढ़ाया जाता है। और यहाँ पे देखिए कि फूट डालो और राज करो नीति अपनाई गई, यानी मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली का यहाँ पे गठन किया गया। और सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्य संख्या 69 कर दी गई, यानी बढ़ाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। इसमें देखिए कि इसके तहत केंद्र में द्विनात्मक व्यवस्था और प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किया गया और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद फूट डालो राज करे की नीति में यहाँ पे और विस्तार मिलता है, क्योंकि भारतीय, ईसाई, यूरोपीय, एग्लो इंडियन को भी इसमें शामिल किया जाता है और सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था किया जाता है। तो ये याद रखेगा। और चार्टर एक्ट 1833 ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखेगा। यहाँ पे दास प्रथा के समाप्ति करने का ये विधि लाया जाता है। और साथ में देखिए कि 1829 के आसपास में विधवा सती प्रथा का यहाँ पे ख़त्म किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय के प्रयास के द्वारा। तो ये आप जरूर याद रखेगा। और विधि आयोग की स्थापना किया जाता है। तो ये सभी याद रखेगा। इसको डिटेल में हम पढ़ा दिए हैं आधुनिक भारत में, या दोबारा पढ़ाएंगे तो वहाँ पे फिर से देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर नहीं करती है ये बताना है। स्रोत की दूरी पे तो निर्भर करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं और दूरी जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो ध्वनि का तीव्रता कम होते जाता है। तो ये तो स्रोत की दूरी पे निर्भर करता है। तरंग की आवृत्ति ये नहीं बदलता है। तो ये आपका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। और बाकी ध्वनि के तारतम्य पे निर्भर करता है। तो तभी देखते हैं आपकी आवाज़ में जो भिन्नताएँ देखने को मिलता है। और स्त्रियों का जो आवाज़ रहता है कुछ अलग, पुरुष का आवाज़ अलग। तो ये तारतम्य के कारण ही होता है। स्त्रियों में तारतम्य ज़्यादा होता है, इंग्लिश में इसे पिंच बोला जाता है। तो पिंच ज़्यादा होता है और पुरुषों में कम होता है। तो पुरुष का आवाज़ जो होता है भारी होता है। स्रोतों के आकार, ये भी सही है कि स्रोत के आकार पे भी निर्भर करता है और स्रोत के प्रकार पे भी निर्भर करता है। कि ध्वनि, देखिए कि ध्वनि जो होता है, थोड़ा सा हम आपको और डिटेल में समझें तो दो चीज़ आपको समझना है। एक मान लीजिए कि प्रकाश और ध्वनि में क्या अंतर है। तो देखिए कि जो प्रकाश होता है ये स्वयं अपना निर्भर होता है और ये कहीं पे भी अपने से जा सकता है, यानी कि फोटोन के रूप में। और देखिए कि जो ध्वनि होता है किसी न किसी स्रोत का इससे ज़रूरत पड़ता है। अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा ये ठोस में तीव्र गति से जा पाएगा, उसके बाद आपका द्रव आ जाएगा और फिर गैस आ जाएगा। निर्वात में ये ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि निर्वात में इसे कोई ट्रेवल करने के लिए नहीं मिल पाता है। और देखिए कि प्रकाश जो होता है निर्वात में भी ट्रेवल करता है। तो इतना जरूर याद रखेगा। तो इसका राइट आंसर आपका 62 का बी सही है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है किसी अक्ष के परित घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए कि अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान का वितरण ये तो निर्भर करेगा ही करेगा। अक्ष का अभिविन्यास ये भी निर्भर करेगा, ये भी निर्भर करेगा। कोणीय वेग निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। कोणीय त्वरण निर्भर करता है।
तो इसका राइट आंसर आपका सी सही है, क्योंकि हम लोगों को गलत खोजना है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा कि राम ने रोटी खाई, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। राम रोटी खाया, ये आपका गलत है। राम ने रोटी खाया, ये भी गलत है। राम ने रोटी खाई, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। शेरशाह द्वारा जारी सिक्कों के कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि सोना को निक्स, ये आपका गलत हो जाएगा। शेरशाह ने मिश्र धातु की मुद्राएं बंद कर दी और शुद्ध सोना चांदी और ये चलाया था, तो ये याद रखना है। और देखिएगा कि शेरशाह शासनकाल में चांदी को रुपया और तांबे के जो पैसा होता था उसे दाम बोला जाता था, तो ये आपको याद रखना है। तांबे का जो था, देखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये गलत मतलब है, मिसप्रिंटिंग हो गया होगा। सोने को असरफी बोला जाता था, यहाँ पे चांदी को असरफी दिया गया है, तो ये आपका ये हो जाएगा। सोने हो गया, हीरा मोती, ये सब को असरफी के नाम से जाना जाता था। चांदी के सिक्के को रुपया बोला जाता था, यहाँ पे तांबा दिया गया है। तो ये देखिए कि रुपया चांदी का और दाम जो होता था वो तांबा का होता था, तो ये आपको याद रखना है। चांदी के रुपया और तांबे के दाम में 1:64 का फ़र्क होता था, तो ये भी याद रखेगा। और देखिए कि शेरशाह के शासनकाल में सिक्के ढालने की कुल 23 टकसालें थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले याद क्या रखना है कि आपका निक्स जो सोने का टुकड़ा था, ये आपका प्राचीन काल में बोला जाता था इसके पहले। और यहाँ पे सोना हो गया और हीरे जवाहरात हो गया, उसे असरफी। चांदी को आपका रुपया और तांबा को दाम के नाम से जाना जाता था, तो ये तीनों याद रखेगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का 98वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि एमपी में है। तो ये आप याद रखिएगा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर थोड़ा जाना जाए तो इसका राजधानी भोपाल पड़ता है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए कि मध्य प्रदेश को सोया राज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है 67 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया 24 फरवरी 2025 को, तो ये याद रखेगा। और आगे क्वेश्चन देखेंगे लोग 68 नंबर। करंट अफेयर डिटेल में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गैस जल एवं विद्युत आपूर्ति हो जाएगा। ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी देखिए कि वानिकी, कृषि और मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए कि 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है या उससे प्राप्त किया जाता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे कि आपका कृषि हो जाएगा और साथ में देखिए मत्स्य पालन हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा, खनन हो जाएगा, उत्खनन हो जाएगा, तो ये जरूर याद रखेगा। और द्वितीय क्षेत्र देखिएगा कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, तो उसे द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। उदाहरण के लिए विनिर्माण हो गया या निर्माण हो गया, गैस जल विद्युत आपूर्ति, ये सब आपका आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र अगर देखिएगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा समस्या है, पेन अच्छा नहीं है, तो हम जो बोल रहे हैं वो समझ लीजिए। तृतीय क्षेत्र में देखिए कि इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं और उत्पादों का सम्मेलन होता है। तो इसमें होटल हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, रेस्तरां, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार और भंडारण, बैंकिंग, रियल एस्टेट, बीमा, ये सब सेवाएं जो होता है इसमें आ जाएगा। इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और चतुर्थ क्षेत्र में देखिए कि इसमें ज्ञान संबंधी क्षेत्र होता है, जैसे सेवाएं होते हैं। इसमें सूचना का संग्रह, सूचनाओं का अध्ययन, विश्लेषण होता है। पंचम क्षेत्र में देखिए कि इसमें रेड कलर के नाम से भी जाना जाता है और गोल्ड कलर के नाम से भी। इसमें मुख्यतः उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, कंपनी एवं व्यवसाय के उच्च प्रबंधनों, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, ये सब आ जाते हैं 55 में। तो ये पाँचवा में आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संवैधानिक नहीं है? तो कौन सा इसमें जो निकाय है वो संवैधानिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा
वस्तु एवं सेवा कर ये तो संवैधानिक है। और देखिए कि संविधान के 101वां संशोधन करके संविधान में इसे शामिल किया गया है 2016 में, तो ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 279 के ए में है, तो ये आपका संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग, देखिए कि ये 102वां संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया था 2018 में, तो ये भी आपका शामिल है और आर्टिकल 338 के बी में रखा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग देखिएगा कि ये भी आपका आ जाएगा इसके अंतर्गत। अच्छा देखिए 102 आर्टिकल है ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित है, सॉरी उसके लिए हम उसमें बता दिए, तो ये आप याद रखिएगा। नीति आयोग आपका संवैधानिक नहीं है, एक थिंकटैंक के रूप में काम करता है। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को लाया गया था, तो ये याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को लाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और योजना आयोग का काम क्या था, पंचवर्षीय योजना का लेखांकन करना, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रहता है। 2017 में पूरा होता, लेकिन सरकार बदल जाने के कारण ये 2014 में ही समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना 2015 में 1 जनवरी को किया गया, तो ये आपको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो यही हम लोग का आंसर सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। बाकी ये तीनों सही है। राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रधान से 5 वर्ष तक होता है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त होता है, ये भी सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है, ये भी सही है। आर्टिकल 123 याद रखिएगा अध्यादेश से संबंधित है। आर्टिकल 31 महाभियोग से संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। चलिए 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग, और इसमें देखिएगा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नागरिकीकृत महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर आपका यूरोप हो जाएगा। इसे न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि न्यू वर्ल्ड किसे बोला जाता है। एशिया के बारे में बात किया जाए तो ये आपका जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अफ्रीका को देखिए कि अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, सबसे पिछड़ा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा देश है, तो ये आपको याद रखना है। और चलिए अगला क्वेश्चन है 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन। कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था। तो देखिए गर्मपंथियों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन ये आपका शामिल था, राष्ट्रीय शिक्षा ये भी शामिल था, स्वराज ये भी शामिल था, पूर्ण स्वतंत्रता ये शामिल नहीं था, होम रूल शामिल था, यानी कि जो मेन सत्ता के ये रहेंगे तो वो तो अंग्रेज ही रहेंगे, लेकिन घरेलू स्तर पे जो सत्ता का देखरेख करेगा वो भारत के व्यक्ति या भारत के नेता करेंगे। तो ये होम रूल का डिमांड था, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता का। पूर्ण स्वतंत्रता का डिमांड हो जाता है जब भगत सिंह आते हैं और वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर देखिए कांग्रेस के द्वारा 1929 में रावी नदी के तट पर पहली बार स्वतंत्रता की मांग की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, और इसमें क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का निरूपण करता है। तो ये सूत्र पूछ रहा है, तो देखिए CaCO3 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है, तो ये आपको याद रखना है। और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट में जो हम लोग ब्रश करते हैं लोग, दंतमंजन में, सीमेंट उद्योग में किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक है, तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे कितना 432 रुपये बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ये क्रय विक्रय का क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि 400 रुपये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामचिक नामफूक नामक पहली वाणिज्य कोयला खदान का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। और इस खदान में देखिए कि 100 करोड़ से ज़्यादा प्रतिवर्ष राजस्व होने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश का अगर पहले इसका नाम देखिएगा कि नेफा था, और बाद में इसे 1987 में अरुणाचल प्रदेश किया गया। देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांगसी दर्रे से ही प्रवेश करती है, तो ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना है। और कमेंट में बताइए कि इसका राजधानी कहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वंशागति के
क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया सटन और बावेरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि वंशागति का जीन मत मोर्गन ने दिया था और गुणसूत्रों का वाल्डियर ने किया था। अनुवांशिक शब्द सर्वप्रथम बोटसन ने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हु ब्रिजडियो और मेंडल ने अपने प्रयोग का आधार मटर के पौधा बनाया था। तो ये सब क्वेश्चन तो बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है 77 नंबर। हाल ही में किस स्थान पे स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमरावती। अमरावती आपका देखिएगा कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चेनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाज दोआब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उत्तर प्रदेश भारत का मैदान मुख्यतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सब नदियों से, सहायक नदियों से, और यह हर साल बाढ़ आता है जहाँ पे दोआब का निर्माण होता है। दोआब किसे बोला जाता है? तो दो नदियों का जो बीच का भूमि होता है उसे दोआब बोला जाता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता की दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता कितना होना चाहिए? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सदन की कुल सदस्य का 1/10वां भाग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। पटना में ये किया गया था। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए कि वहाँ से जहाँ पे ये रहता है वहाँ से एक गैस निकलते रहता है, वो अमोनियम रहता है, और जो गंध भी देता है वो अमोनियम ही रहता है। तो ये याद रखिएगा। मूत्रियों में यूरिया रहता है जो बैक्टीरिया द्वारा अमोनियम में विघटित किया जाता है, इसी कारण वो गंध देता है या वहाँ से गैस निकलता है। हाइड्रोजन और यूरिया के निर्माण में अमोनियम का प्रयोग होता है। द्रवित अमोनियम का उपयोग प्रतिशत यानी बर्फ जमाने के रूप में भी किया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। और क्लोरीन का बात किया जाए तो ये फूलों के रंग उड़ा देता है, जहाँ से ये क्वेश्चन आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात किया जाए तो मनुष्य के रक्त में अगर घुल जाए तो ये उसके मृत्यु का कारण भी बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, एक चीज़ देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ये कृत्रिम वर्षा कराने में मदद करता है। दूध के फटने में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध का अगर फटेगा तो लैक्टिक अम्ल ही उत्पन्न होगा। तो ये तो बहुत ईजी है, बार बार क्वेश्चन आता है। टार्टेरिक अम्ल देखिए कि आपका इमली, कच्चा आम और अंगूर में मिलता है। और ब्यूट्रिक अम्ल का बात किया जाए तो डेयरी उत्पाद में मिलता है, जो जिससे कि दूध है अगर वो फट के सड़ गया तो उसमें से ब्यूटिक अम्ल वो हो जाता है। एसेटिक अम्ल का अगर बात किया जाए तो ये सिरका में पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल चिट्टी के डंक में, और साइट्रिक अम्ल नींबू के फलों में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल आंवला में, और एक्जेलिक अम्ल टमाटर पालक में पाया जाता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह कितने द्वीप में शामिल है? तो ये आपका राइट आंसर 58 द्वीप इसमें शामिल है। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए चागोस द्वीप हिंद महासागर में मालदीव द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और चर्चा में रहने का कारण है कि ब्रिटेन द्वारा मॉरिशस को ये क्षेत्र दिया गया। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 118वां है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कुल इसमें कितने शामिल देश थे? तो 147 थे। 147 में कितना पीछे है भारत, आप देख लीजिए। और पहला स्थान फिनलैंड, लगातार 8वां साल। तो ये भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 18, 27, 68 का चौथा समानुपाती क्या होगा? ये आपका मैथ का क्वेश्चन है समानुपाती का। तो इसे बना भी सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। आपका 68 × 27 हो जाएगा और नीचे 18 आ जाएगा। काटिएगा इसके तो 102 आएगा। तो राइट आंसर देखिएगा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाला गाड़ी निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि चंदू में ये पाया गया है। तो ये जरूर याद रखिएगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कितना बता पाएंगे इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट मछली नहीं देता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में एनर्जी का काम करता है, जिसमें पालक, मक्खन, चीज़ ये सब में मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, और इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ हड़प्पा स्थल और एक तरफ किस नदी पे वो था, तो ये याद रखना है। तो सबसे पहले जो भी आपको इजी लगे वो आप मिलान कीजिएगा। तो देखिएगा कि आपका कालीबंगा घगर नदी पे, तो ये तो सबसे इजी है, तो 1 का आपका 2 हो जाएगा। तो एक बार में ही हम लोग का आंसर मिल गया। और देखिएगा कि बी का चंदूधरों का ये हो जाएगा, सिंधु नदी पे है। रंगपुर आपका देखिएगा कि ये भादर नदी, और रोपर जो है ये सतलज नदी, तो ये आप मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। देखिए कि हड़प्पा नदी रावी नदी पे, मोहनजोदारो सिंधु नदी पे, और कोट दीजी सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी हो जाएगा, आलमगीरपुर हिडर नदी हो जाएगा। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ प्रमुख निकाय और एक तरफ स्थापना दिवस दिया गया है, तो ये हम लोग को मिलान करना है। तो मिलान किया जाए तो देखिएगा, परिवर्तन निर्देशालय का स्थापना 1956 में किया गया था, तो 1 का आपका 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ये 2007 में किया गया था, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये आपका 1993 में किया गया था, तो सी का आपका 2 हो जाएगा। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में किया गया था, तो 1 का आपका डी का 1 हो जाएगा। तो देखिए कि 1 का आपका 3 और बी का आपका 4, 3 का आपका 2 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर मिलाया जाए तो 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है ब्लैक कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर है, सॉरी, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा सा देखा जाए कि कर्क रोग कैंसर से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। और एनीमिया जो यहाँ पे दिया गया है, ये खून के कमी हो जाता है, तो उसे एनीमिया रोग बोला जाता है, आयरन की कमी के कारण। और हीमोफीलिया रोग एक आनुवांशिक रोग है, इस बीमारी में रक्त का थक्का ठीक से नहीं जम पाता है, तो ब्लडिंग जब होता है तो वो होते रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि ये ल्यूकोडर्मा जो है ये त्वचा से संबंधित बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, हाल ही में बलूचिस्तान लिबरल आर्मी BLA ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बलूच एक्सप्रेस, ये पाकिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर अंग्रेजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 अंकों की 2 संख्याओं का HCF 19 है और उसका योग 152 है, तो उसका अंतर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, 38 हो जाएगा, इसे बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, एफ्लाटॉक्सिस नामक विष उत्पन्न की जाती है, तो ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर फंगस के द्वारा यानी कवक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, लसिका किस में उपस्थित होता है, तो लसिका देखिएगा कि आपका संवहन ऊतक में उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तरल ऊतक को संवहनी ऊतक भी कहा जाता है, रक्त और लसिका को तरल संयोजित ऊतक बोला जाता है। देखिए कि जो ब्लड होता है लसिका में घुलित होता है, और प्लाज्मा 90% भाग होता है ब्लड का, जो हमारे शरीर में लिक्विड होता है उसमें घुला होता है। एक तरीक़े से देखिए प्लाज्मा जो है 85 से 90% तक उसमें पानी ही होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, आलू एक कंद का रूपांतरण है, तो आलू देखिएगा कि आपका ये तना का रूपांतरण है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने का उद्देश्य नीति FTH की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना किया गया 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पे, तो ये तो बार बार क्वेश्चन आता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कि अगर कुछ पूर्व नाम बताएं और उसका नया नाम, तो हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप हो गया है, रॉस द्वीप
सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है और नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। पूछा जा रहा है इसमें कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है। तो इसका राइट आंसर कूटपाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। देखिएगा कि अमीबा भोजन का कूटपाद के द्वारा करता है और अमीबा सामान्यतः अलवणीय जलीय तालाबों, खाइयों, झीलों में पाया जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। अमीबा को सर्वप्रथम रसेल वन ओरोंजहॉफ के द्वारा खोजा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इसमें का, निम्न में से किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। तो कृत्रिम लकड़ी अगर बनाने का बात किया जाए तो एलिजियन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि अगर नामक पदार्थ जेलिडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है, क्लोरीन नामक प्रतिजैवी क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त होता है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी में किया जाता है और कवक का माइकोलॉजी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि 100 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से और वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा। पहले टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद PDF डाउनलोड करके देख लीजिए। तो इसे यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।